हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एनसीईआरटी की क्लास 11th की हिंदी बुक का वीडियोस का एक श्रृंखला चला रखी है, तो जिसमें मैं आपके 3 पार्ट करा चुकी हूँ। आज मैं आपका 4th पार्ट करा रही हूँ। एनसीईआरटी में जो सिलेबस हटा दिया गया है, अभी उनके वीडियोस नहीं बना रही हूँ, पहले उनके वीडियोस बना रही हूँ जो कि अभी क्लास 11th में सिलेबस में है। उसके बाद उनके ही वीडियो बनाऊंगी जो इस साल क्लास 11th के सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो जो बाकी के 3 वीडियोस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखे तो वहाँ से देख लीजिएगा। और आज का पार्ट शुरू करती हूँ। आज का पार्ट एक यात्रा वृत्तांत है, मतलब एक यात्रा की गई थी, ट्रैवल किया गया था और उसके बारे में लिखा गया है। ये एक विशेष जगह के बारे में लिखा गया है और वहाँ की जलवायु के बारे में, वहाँ किस तरीके से लोग अपना जीवन यापन करते हैं, उस सभी के बारे में लिखा गया है। पहले मैं आपको लेखक के बारे में बताती हूँ, उसके बाद हम पाठ पढ़ते हैं और उसके साथ साथ उसे मैं समझाती चलूँगी। चलते चलते अंत नहीं, अंत बिना छुटकारा नहीं, इसलिए तपस है, धुआं है यानी इच्छा है, जान लेने की, पहचान लेने की। ये बिल्कुल सही है कि आप जितना चलेंगे उसका कोई एंड नहीं है, और अगर एंड नहीं है तो हम किसी से छूट नहीं सकते। यही हमारे अंदर एक गर्मी है, तपस है, इसी से धुआं उठता है, यानी कि इसी से इच्छा आती है और किसी चीज़ को जानना और पहचानने की। आइए शुरू करते हैं लेखक जी के बारे में। लेखक का नाम है कृष्णकांत। इनका जन्म 1934 वाराणसी में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लद्दाख में राग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमाल यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली। हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन भी इन्होंने किया है। और जो आज हमारा पाठ है, या हम जो कह सकते हैं जो उनकी रचना है, उसका नाम है स्पीति में बारिश, और इन्हें सम्मान मिला था लोहिया सम्मान। कृष्णकांत के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। काशी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए के बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। आप कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिक्स में एमए है और एमए करने के बाद इनका ध्यान समाजवादी आंदोलन, यानी कि जो समाज के प्रति आंदोलन है उनमें, और बौद्ध धर्म की ओर बढ़ गया। बौद्ध दर्शन में उनकी गहरी पैठ है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे। यानी जो हमारा वाराणसी विश्वविद्यालय है, जिसे काशी विद्यापीठ कहते हैं, उसमें ये प्रोफेसर रहे हैं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के। हिंदी और अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार है, और दोनों की पत्रकारिता से भी उनका जुड़ाव रहा है, यानी कि दोनों भाषाएं उनको अच्छे प्रकार से आती हैं और उन दोनों भाषाओं में ही उन्होंने अपना लेखन कार्य किया है। हिंदी की साहित्य पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में वे कई साल रहे और अंग्रेजी के मैनकाइंड के कुछ वर्षों तक संपादन किया। यानी कि जो जर्नलिज्म है, जो पत्रकारिता है, उसमें उन्होंने कल्पना नामक पत्रिका का संपादन किया, हिंदी विषय की है जो, और मैनकाइंड जो कि अंग्रेजी विषय की, उसका ही संपादन किया। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। इन सभी के साथ साथ उनका झुकाव जो था वो बौद्ध दर्शन नहीं कि बौद्ध धर्म की तरफ भी था। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के और ब्रजयानी परंपरा का अध्ययन शुरू किया। भारतीय चिंतक मूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णकांत भी उनमें शामिल थे। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफ़ी कुछ लिखा है। जय कृष्णमूर्ति जो थे वो बहुत बड़े दार्शनिक रहे और एजुकेशनिस्ट रहे हैं। उन्होंने भी बौद्ध दर्शन के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, और उन्हीं के साथ उस समय कृष्णनाथ जी भी थी, जो, और इन्होंने भी बहुत कुछ बौद्ध धर्म के ऊपर लिखा है। तो अब हम इनकी कविता पढ़ते हैं। इनका आगे का जो विश्लेषण है, ये वही बताया गया कि इनकी जो घटनाएं हैं, ज़्यादा लेखन शैली है वो यात्रा वृत्तांत है। तो जैसे कि इसमें दिया गया है कि स्पीति में बारिश पार्ट 1 यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है, तो इसकी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में बताए गए। तो आगे हम इसको पढ़ते रहते हैं, इससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये क्या पाठ है। स्पीति में बारिश। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। लाहौल स्पीति का
यह योग भी आकस्मिक ही है। इनमें बहुत योगायोग नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। अलंघ्य भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्राय वायरलेस सेट के जरिए है, जो केलंग और काजा के बीच लड़खड़ाता रहता है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। लेकिन सिवाय वायरलेस संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है। बसंत में भी 170 मील आना जाना कठिन है। शीत में प्राय असंभव है। ये जो जगह बताई गई है स्पीति, यानी कि जो लाहौल है उस ज़िले की तहसील मानी जाती है, यानी कि यहाँ पर इसकी जो सरकारी काम है वो किए जाते हैं। और लाहौल स्पीति जो जगह है वो हिमाचल प्रदेश में, शायद आप में से किसी ने सुना भी होगा, ये बहुत बर्फ़ से ढका रहने वाला क्षेत्र है। यहाँ पर ऊंचे ऊंचे दर्रे हैं और कठिन रास्ते हैं जहाँ की आसानी से नहीं जा सकता। अलंघ्य मतलब जो लांघा नहीं जा सकता, जिसे पार नहीं किया जा सकता, ऐसा भूगोल यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर है इसका, जो कि इतिहास में भी बहुत कम मिलता है। संचार के साधन पुराने समय में बहुत कम थे। अब क्योंकि इतना कुछ संचार का विस्तार हो गया, पर फिर भी सिर्फ वायरलेस सेट जो कि आप लोगों ने देखे होंगे सैनिकों के पास, उन्हीं के माध्यम से यहाँ बात होती है। फिर भी यहाँ का जो राजा है, जो केलंग का राजा है, वो सोचता रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उससे विद्रोह ना कर दे। फिर भी उसे अपनी सत्ता बचाने की लगी हुई है, चाहे वो वायरलेस पर संदेश भेजने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकता है। लाहौल जो है वो स्पीति से 170 मील दूर है, तो बसंत ऋतु जब आती है तो फिर भी जाया जा सकता है, एक बार सोच सकते हैं, पर सर्दियों में वहाँ जाना असंभव है। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्य का अनाम अंग रही है। जब यह साम्राज्य टूटे तो वह स्वतंत्र रही है। फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है। तब भी प्राय स्वायत्त रही है। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार भी करता है। जो स्पीति है वो पुराने समय से ही भारतीय साम्राज्य में अनजाना सा अंग रहा है, इससे ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। जब ये साम्राज्य टूटने लगे तो उसको अलग अलग मंडलों में रखा जाने लगा। कभी उसको मध्य युग में उसे लद्दाख मंडल में रखा गया, कभी कश्मीर मंडल में, कभी बुशहर मंडल में, फिर कभी कुल्लू मंडल में। और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने उसे ब्रिटिश भारत के तहत रख दिया। पर तभी वो स्वतंत्र है। स्वायत्त मतलब स्वतंत्र, क्योंकि उसका जो स्वतंत्रता है वो उसके भौगोलिक जो संरचना है उसने उसे दी है। भूगोल ही उसकी, यानी कि जो भौगोलिक संरचना वही उसकी रक्षा करता है और वही उसमें विनाश लाता है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था तो उसके आते आते वह अल्प बसंत बीत जाता था। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वही था जो तुपलिचिंग गोनपा में देखा गया। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहौदी हदसकर आंख बंद चांगमा का तना पकड़ या एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आंख खोलकर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। उसने स्पीति को और वहां के बिहारों को लूटा। यह अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है, यानी कि यहाँ के लोगों, यहाँ पर जो भी कोई आता है, यहाँ की जो जीवन शैली है वो नहीं बदलती है। जैसे जोरावर नाम का कोई लुटेरा जब आया, उसने यहाँ डायनामाइट से हमला किया, तभी भी जो लाहौल स्पीति के लोग थे, मतलब बेसिकली जो स्पीति के लोग थे, वो एक दूसरे में को पकड़कर आंख बंद करके या चागमा पेड़ को पकड़कर बैठ गए। जब धमाका ख़त्म हुआ फिर आंखें खोली, फिर वैसे ही अपनी जीवन शैली शुरू कर दी। जोरावर सिंह जो है उसने बहुत लूटपाट की। बहुत सारे जो बिहार थे, मतलब जो बौद्ध भिक्षुओं के रुकने की जगह होती है, उन्हें बहुत लूटा और चला गया। पर जो स्पीति की सुरक्षा है वो उसके बनावट से ही जुड़ी हुई है। मतलब वो बनाई इस तरीके से, वो बसाई इस तरीके से कि वहाँ रक्षा प्रकृति स्वयं करती है। स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है।
1901 की जनगणना के अनुसार 3231 रही है। 1971 की जनगणना के अनुसार 7196 है। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहौल के साथ जोड़कर मिला है, जो 12,015 वर्ग किलोमीटर है। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। इंपीरियल गेजेटियर ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार यह क्षेत्रफल 2135 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। 1901 में यह प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। यानी कि इन्होंने कहा है कि जो स्पीति जगह है वो लाहौल से भी छोटा है, यानी लाहौल जो जगह है उससे भी छोटी है, और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। सिर्फ 1901 की जनगणना में पता चलता है कि इसकी जो जनसंख्या थी वो 3231 है। फिर 1971 की जनगणना यानी कि स्वतंत्रता के बाद की जनगणना से पता चलता है, जो कि 7196 है। 1971 की जनगणना में ही इसका लाहौल के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्रफल भी मिलता है, जो कि 12,015 वर्ग किलोमीटर है। स्पीति का अलग से क्षेत्रफल नहीं दिया गया है, पर बाद में यानी कि हम ये कह सकते हैं 1908 में जो एक इंपीरियल गेजेटियर था उसमें उसका क्षेत्रफल पता चलता है, जो कि 2155 है वर्ग मील है। यानी कि वहाँ की जनसंख्या का जो घनत्व है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या 4 से भी कम है, और 1901 में वो 2 से भी कम थी। लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला। तो यह 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला। अंग्रेज इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। जो भी हो, 1846 में कुल्लू, लाहौल, स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए। पहले सुप्रीडेंट के अधीन थे, फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले के शरीक कर दिए गए। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। ब्रिटिश शासन में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन में यह नोनो कार्य करता रहा। इसका अधिकांश क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते हैं। जैसा कि अभी आपको ऊपर वाले उसमें बताया गया था कि इसकी जो क्षेत्रफल है उसके बारे में पता चलता है, पर 2002 की जनगणना के अनुसार लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल 210 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 34,000 है। यानी कि उनका जो क्षेत्रफल है वो थोड़ा सा बढ़ा है और जनसंख्या काफ़ी हद तक बढ़ गई है। अब जो लाहौल स्पीति है वो स्टार्टिंग से ही ब्रिटिशर्स को जैसी मिली उन्होंने वैसे ही रखी। जो अंग्रेज है उन्हें वो कश्मीर के राजा गुलाब सिंह से मिली। उन्होंने उसमें कुछ खास बदलाव नहीं किया, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य लाहौल स्पीति के ज़रिए तिब्बत में जाना था और उनका व्यापार करना था। अंग्रेज़ों के तिब्बत के साथ अपने ही कुछ उद्देश्य रहे होंगे, वो भविष्य में उनके साथ किस तरीके का व्यापार करना चाहते थे वो उनकी मर्जी, उनके हित रहे, उनकी सोच रही। पर 1946 में कुल्लू, लाहौल स्पीति ब्रिटिश ने अपने अधीन ले लिए और पहले ही सुप्रीडेंट के अधीन रहे। बाद में इन्हें कांगड़ा क्षेत्र के कांगड़ा जिला था उसके अधीन कर दिया गया। पर जो स्पीति का जो शासन था वो नोनो नाम से जो स्थानीय शासक होता था वो चलाता था। वैसे वो शासक नहीं था, वो सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो अंग्रेज़ों द्वारा नियुक्त किया गया एक बंदा था जो कि दूसरे दर्जे का मजिस्ट्रेट है, मतलब बहुत लोअर लेवल का जज टाइप था, पर लोग उसे अपना राजा ही मानते थे। और जब राजा नहीं है तो जो दमयंती जी थी उनको जो रानी, उनको अपनी रानी मानते थे। सत्रह 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ नहीं लागू होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनों को दिए गए, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। उनके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहौल स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। स्वराज्य के बाद 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया, जिसका केंद्र केलंग में है। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है।
1873 में जब स्पीति रेगुलेशन एक्ट आया, उसके तहत जो लाहौल और स्पीति दोनों थे उनको अलग अलग कर दिया गया, उन्हें अलग अलग क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया। बाकी जो ब्रिटिश भारत था उसके कानून वहाँ नहीं लगते थे, वो अलग ही उनमें कानून होते थे। कश्मीर में हुआ करते थे, जो कि 1900 जब आर्टिकल 70 हटने के बाद वहाँ हटा दिया गया, और ये अभी भी नौनों के अधीन थे, यानी कि जो स्थानीय शासक था उसके अधीन ही थे। वो वहाँ पर मालगुजारी करना, मतलब टैक्स वगैरह लेना, छोटे मोटे जो मुकदमे हो जाते थे उनका निपटारा स्वयं करते थे। और अगर ज़्यादा ही कोई समस्या वाली आ जाते थे केस जो कि उसके हाथों नहीं सॉल्व हो सकते थे, तो वो आगे जो हायर लेवल के कमिश्नर होते थे उनके पास भेज दिया जाता था। जो लाहौल स्पीति है उसका वृत्तांत ब्रिटिश काल में कुल्लू ज़िले के अंतर्गत मिलता था। कुल्लू ज़िले में कांगड़ा ज़िले में कुल्लू तहसील के अंदर, पर आज़ादी के बाद 1960 में इसे पंजाब का एक ज़िला बना दिया गया, जिसका क्षेत्र जो है, जिसका केंद्र जो था केलंग हो गया। पर 1966 में जब हिमाचल प्रदेश बना, तो ये जो पंजाब का राज्य बनाया गया था लाहौल स्पीति, उसे वापस हिमाचल को दे दिया गया और वो उसका उत्तरी क्षेत्र बन गया। लाहौल स्पीति सबसे ज़्यादा कठिन क्षेत्र है जहाँ पर पहुँचा नहीं जा सकता। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 70.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। अगर आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स पता है तो ये उसके अंतर्गत बताया गया है। यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है। इन पहाड़ों की ऊंचाई औसतन 18,000 फीट है। यह पहाड़ उसे पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य घाटी इसी नदी की स्पीति नदी की घाटी है, यानी कि जो स्पीति का जो क्षेत्रफल बताया गया या उसका विस्तार बताया गया है वो उत्तरी अक्षांश में 32.59 तक है और जो पूर्व देशांतर है उसमें 78.42 तक है। और ये चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, यानी कि नीचे खाई की तरफ है ये, और इसके पहाड़ों की ऊंचाई जो है वो 18,000 फीट है। ये पूर्व में तिब्बत से, पश्चिम में लाहौल से, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग होता है। इसकी मुख्य घाटी इसी के नाम पर नदी स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूर्व में तिब्बत में बहती है, वहाँ से स्पीति में आती है, यानी कि जो नदी है स्पीति नदी वो पश्चिमी हिमालय से निकलती है 16,000 फीट ऊंचाई से और फिर पूर्व में तिब्बत से होते हुए स्पीति में आ जाती है। स्पीति में वह बहकर पुराने रामपुर बुशहर राज्य में, जब किन्नौर ज़िले में बहती हुई सतलुज में मिलती है, यानी कि जो नदी है वो स्पीति से बहती हुई पुराने रामपुर बुशहर जाती है और उसके बाद किन्नौर ज़िले में बहने के बाद वो सतलुज नदी में मिल जाती है, यानी सतलुज नदी, क्योंकि वो फिर पंजाब की तरफ आ जाती है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है, मेरा इससे कुछ खास लगाव है। स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ। सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है, फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है। मान भाई ने इसका किस्सा सुना है, अत्यंत बीहड़ और वीरान है। इसमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है। जैसी वह आबाद है वह आप देख ही रहे हैं, प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं। मैंने कहा कि मैं सिर्फ स्पीति नदी को ही जानता हूँ, सिर्फ इसी को ही पहचानता हूँ, पर सुना है कि कोई पारा नदी नाम की एक दूसरी नदी भी है, पर वो मैंने कभी देखी नहीं है। बस इतना सुना है कि वो एक बहुत बीहड़, मतलब बहुत जंगल वाली, बिल्कुल वीरान है, वहाँ कोई जनजीवन नहीं है। और ऐसा कह सकते हैं कि उन दोनों घाटियों में सिर्फ ये स्पीति घाटी है जो सबसे ज़्यादा आबाद है, और वो भी कितनी आबाद है, वो भी मतलब आबादी वहाँ पर भी नाम मात्र की है कि हर वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 4 लोग रह रहे हैं। अचरज यह नहीं है कि इतने कम लोग क्यों हैं, अचरज यह है कि इतने कम लोग भी कैसे बसे हैं हुए हैं। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई तो लोगों ने यही पूछा कि आखिर तब लोग वहाँ रहते क्यों हैं। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, फिर एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है घर गर्म रखने के लिए रख सकें, वृत्ति नहीं है, फिर क्यों रहते हैं। क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, अपनी जन्मभूमि के महत्व के कारण रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते, कहाँ जाएं, या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण है। मैं नहीं जानता।
मैं तो इतना ही देखता हूँ कि वहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं और कोई तर्क नहीं है। बस तर्क से हम किसी चीज़ को भले सिद्ध कर सकें, स्पीति में रहने की कोई नहीं सिद्ध कर सकते। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों? ज़्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क है, तर्क के परे है। अब ये सवाल आता है कि स्पीति के लोग वहाँ पर क्यों रह रहे हैं। ये सवाल नहीं कि इतने क्यों रह रहे हैं, पर कैसे रह रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर किसी को ये बात बताता हूँ मैं, जो लेखक है वो कह रहे हैं, अगर मैं किसी को ये बात बताता हूँ कि वहाँ पर इतने कम लोग हैं, इतनी कम सुख सुविधाएं हैं, इतने दुख, इतनी ठंड रहती है, तो लोग कहते हैं वहाँ क्यों रह रहे हैं। पूरे जो दुनिया है उससे 8-9 महीने कटे रहते हैं, सिर्फ 2-3 महीने ही जब वहाँ वसंत का मौसम आता है तो थोड़ी हरियाली होती है। हरियाली भी क्या होती है, सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि जीवन जीने के लिए उन्हें कुछ धूप मिल जाती है। सिर्फ एक ही फसल उगा पाते हैं, लकड़ियाँ भी नहीं हैं, ठिठुरते रहते हैं। तो भी लोग वहाँ क्यों रह रहे हैं? इसके बहुत से कारण हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है वो अपनी जो धर्म है उसको बचाए हुए हैं, या अपनी जो जन्मभूमि से उनको जो लगाव है वो बचाए हुए हैं, या हो सकते हैं ये भी एक कारण हो सकता है कि उनके पास कोई और जगह नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है कि जाएं भी तो कहाँ जाएं। इन सब के होते हुए भी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो लोग वहाँ रह रहे हैं, बस यही हम कह सकते हैं। अगर हम तर्क देते हैं तो शायद हम तर्क से सिद्ध भी कर सकते हैं कि वो लोग वहाँ क्यों रह रहे हैं, पर तर्क देना हर समस्या का समाधान नहीं है। बहुत सी चीज़ें तर्क से बहुत परे हैं, बहुत दूर हैं। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। स्पीति के पहाड़ लाहौल से ज़्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। शिव का अट्टहास नहीं, हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। स्पीति नदी के साथ साथ वहाँ के जो पहाड़ हैं वो भी मतलब मैंने मुझसे परिचित हैं। वो पहाड़ बहुत ऊंचे, बिना घास के, बिना हरियाली के, नंगे इसलिए कहा गया, और बहुत विशाल हैं, बहुत भव्य हैं। वो वहाँ पर मतलब सुंदरता का प्रतीक नहीं है, वो एक तरीके से इतना हिम से जमे हुए हैं, इतने बर्फ़ से जमे हुए हैं कि लोग सिर्फ वहाँ पर ठिठुर सकते हैं और उनकी जो दुख है वो जाहिर होता है। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाइयों के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी हैं वे भले पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं। वे है जान लें कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है जिसे वे हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, ये सब हिमालय नहीं है, हिमालय का तलुआ है। शिवालिक या पीर पंजाल या ऐसा ही कुछ उनका नाम है, यह तलहटी है। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय, इनमें ही लाहौल स्पीति की घाटियाँ हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। श्री कनिंघम के अनुसार लाहौल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,535 फीट की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसतन ऊंचाई है। इन्होंने कहा कि जो स्पीति है वो मध्य हिमालय में बसा हुआ है, और ये जो आपका सुंदर सुंदर कुल्लू मनाली, शिमला, नैनीताल, श्रीनगर, ये सब हिमालय नहीं है, तो सिर्फ उसका नीचे का हिस्सा है, तलुआ है। मतलब जिसको हम स्मॉल हिमालय कहते हैं, मतलब छोटा हिमालय, लघु हिमालय कहते हैं, ये वो हैं। और उसके बाद पीर पंजाल वगैरह भी उसका तलहटी है, मतलब जो बिल्कुल ख़त्म होता हुआ हिमालय नीचे की तरफ आता हुआ वो हिमालय। रोहतांग जो है मध्य हिमालय है, और रोहतांग में ही ये आपकी जो लाहौल स्पीति है यानी स्पीति घाटी बसी हुई है। इसकी ऊंचाई श्री कनिंघम जी जो ब्रिटिशर्स थे उस समय की बात बताई गई है, जब हमारे यहाँ अंग्रेज शासन करते थे, उन्होंने नापी। जो पहाड़ों की ऊंचाई होती है वो समुद्र तल से नापी जाती है, तो उन्होंने नापी तो वो 10,535 फीट निकली। बाद में उसको जब नापा गया, लाहौल की ये निकली और स्पीति की 12,986 निकली, यानी उससे ज़्यादा। तो अगर एवरेज निकाला जाए दोनों की ऊंचाई का तो 13,000 फीट हो गया था। मध्य हिमालय की जो श्रेणियाँ स्पीति को घिरे हुए हैं उनमें से उत्तर में हैं, उसे 12 लचर श्रेणियों का विस्तार समझें। 12 लचर दर्जे की
दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया गया है। जो बारालाचा का दर्रा है वो लाहौल स्पीति श्रेणी में आता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो लाहौल स्पीति की जो श्रेणियाँ हैं, मध्य हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं, वो जो हिस्सा है वो बारालाचा वाला हिस्सा माना जाता है। इन पर्वत श्रेणी में 2 चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। जो दक्षिण में वो माने श्रेणी कहलाती है। इसका क्या अर्थ है? कहीं ये बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है? ओम मणि पद में हूँ इनका बीज मंत्र है। इसका बड़ा महत्व है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। यही कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है? अगर नहीं तो करने जैसा है। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया था कि जो लेखक हैं कृष्णनाथ जी, वो बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हैं। तो उन्होंने कहा कि जो स्पीति की जो दक्षिणी क्षेत्र है उसकी श्रेणियों को, उसके पहाड़ों को माने कहा जाता है। हो सकता है ये माने जो बौद्ध धर्म का जो मंत्र है उसके नाम पर दिया गया हो, और अगर नहीं भी दिया गया तो वहाँ पर इतना मंत्रों का उच्चारण हुआ है कि उसे अब माने नाम दे देना कोई गलत नहीं होगा। इम्पीरियल गजेट्रियन में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,446 फीट बताई गई है। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी। पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। इनमें जो छोटी छोटी चोटियाँ हैं उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हैं। एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह मध्य हिमालय इसमें स्पीति स्थित है। जो इम्पीरियल गजेट्रियन हुआ था उसमें माने श्रेणी की जो ऊंचाई है वो 21,000 मानी गई, लेकिन ये पूरी की नहीं हो सकती है क्योंकि जो पहाड़ होते हैं वो हर जगह एक समान नहीं होते। कहीं पर ऊंचे, कहीं पर ज़्यादा नीचे, कहीं पर बहुत ऊंचे। तो एक ऑन एवरेज दी जा सकती है, पर उसके कुछ जो चोटियाँ हैं वो 17,000 फीट की भी हैं, कुछ 13,000 फीट की भी हैं और कुछ 14,000 फीट की भी हैं। और ये मध्य हिमालय का भाग है और इसी में हमारी स्पीति जो घाटी है वो स्थित है। इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है जिसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। इसमें कहीं 20,000 की भी फीट की से भी अधिक है। यानी कि इसके बाहर का जो क्षेत्र है वो बाह्य हिमालय दिखता है और उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो 23,064 फीट की है और जो बाकी की चोटियाँ हैं वो 20,000 फीट तक की हैं। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, ना इसमें होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। वह एक बार लोसर में जो कर दिया वो बस है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। हाँ का मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आएँ और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें। उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुवत से यौवन में ही प्राप्त होता है। अहंकार का ही मामला नहीं है। ये माने कि चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। युवक युवतियाँ किलोर करें तो यह भी हर्षित हों। अभी तो इन पर स्पीति का आर्द्रनाद जमा हुआ है। वह इस युवा अट्ठास की गर्मी से कुछ तो पिघले। एक और युवा निमंत्रण है। यह एक युवा निमंत्रण है। इन्होंने कहा है कि इस चीज़ में मैं नहीं फंस रहा हूँ कि कौन कितना ऊंची चोटी है, कौन कितनी छोटी चोटी है, पर मैं एक चीज़ ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि अगर हमने इसकी ऊंचाई और लंबाई नापी तो ये व्यर्थ है। हाँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जो ये चोटियाँ हैं यानी कि जो क्षेत्र है वो एक तरीके से उदासीन हो चुका है। जो बौद्ध धर्म के भिक्षु हैं उन्हीं के मंत्रों तंत्रों से, उनकी ही जो मंत्र हैं, उन्हीं के जो तरीका, उसी से यहाँ के लोग जीवित हैं। तो जो मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं वो यहाँ आएँ और यहाँ आने के सबसे पहले अपने अंदर के अहंकार को ख़त्म करें और फिर इन चोटियों का जो अहंकार है कि हम बहुत ऊंचे हैं, बिल्कुल शांत हैं, ख़त्म करें और इनमें एक नई जीवन शैली का संचार करें, स्फूर्ति भरें, लोगों में उल्लास और उत्साह भरें, ताकि लोग जो नीरस जीवन जी रहे उसमें वो निखार ला सकें और जो सामान्य लोगों का जीवन होता है जिसमें हंसी है, खुशी है, संगीत है, नृत्य, वो सब शामिल किया जाए। क्योंकि
इस कार्य को सिर्फ युवा ही कर सकते हैं। बुढ़ापे पर लोगों के अंदर वो चेतना, वो उत्साह नहीं रहता है। वो जो युवा में जो शक्ति और जो ताकत होती है वही इस चीज़ को आगे बढ़ा सकता है। ये आपको प्रकृति का कुछ फोटो दिया गया है जिसमें इस तरीके का घर दिया गया है। कभी कोई गया हो तो वो ज़्यादा अच्छे से बता सकता है। लाहौल की तरह ही स्पीति में भी 2 ही ऋतुएं होती हैं। कहीं मैंने 6 ऋतुओं का व्याख्यान किया है, वह अभ्यास दोष के कारण है। यहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक बसंत ऋतु है। शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। बसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाज नहीं लगता। बसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है और शीत में तो क्या होता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है। कभी रहकर देखा जा सकता है। लाहौल की तरह जो स्पीति घाटी है उसमें भी सिर्फ 2 ही ऋतुएं होती हैं। जैसा कि हम सभी कहते हैं कि भारत में 6 ऋतुएं हैं, पर वो यहाँ पर लागू नहीं होती हैं। जून से सितंबर तक एक ऋतु जो कि वसंत ऋतु के नाम से जानी जाती है और बाकी जितने भी महीने बचते हैं उसमें सिर्फ सर्दियों का मौसम होता है। बसंत ऋतु भी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि वहाँ पर उस समय 15 सेंटीग्रेड का तापमान होता है और बाकी जो टाइम बचता है, बाकी जो महीने बचते हैं उसमें 8 डिग्री का तापमान होता है। बसंत में दिन थोड़े गर्म होते हैं और रातें तो ठंडी ही होती हैं, पर शीत ऋतु में दोनों ही ठंडे होते हैं और शायद बर्फ़ गिरने वाले और हमारी हड्डियों को गलाने वाले होते हैं। स्पीति में बसंत से भी कम दिनों का होता है। बसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, ना हरियाली आती है और ना गंध होती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ़ पड़ने लगती है, अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहौल से ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं और तेज़ हवाएं चलती हैं। मुंह, हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें जैसे शूल की तरह चुभती है। जो स्पीति क्षेत्र है वो लाहौल से भी ज़्यादा ठंडा है। वहाँ पर बसंत ऋतु में भी ना फूल होते हैं, ना पौधे होते हैं, ना हरियाली होती है, ना महक होती है, ना खुशबू होती है। वहाँ सिर्फ ठंडक होती है, बर्फ़ गिरती रहती है और जो दिसंबर के महीने से लेके मई अप्रैल का महीना होता है उसमें तो इतनी ठंडी हवा चलती है, ऐसे लगता है जो खुले हुए हमारे शरीर के अंग हैं उनमें कांटे चुभ रहे हैं। स्पीति में लाहौल से भी कम बर्फ़ होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुँच के परे है। वहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है। यहाँ यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। जो लाहौल स्पीति है वहाँ वर्षा नहीं होती है और बहुत कम होती है, तो जो ऋतु संहार में कालिदास ने अपनी वर्षा का वर्णन किया है वो यहाँ पर ख़त्म ही हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं बचेगा। प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ वह कामिजनों का प्रिय पाबस राजाओं का सा ठाट बाट बनाकर आ पहुँचा। यहाँ पर बारिश आने का मतलब बसंत वर्षा ऋतु आने की जो व्याख्या की गई है कि वो बादल जो है वो मतवाले हाथियों पर चढ़े हुए हैं, बिजलियाँ चमक रही हैं और झंडे की तरह फहरा रही हैं और जो बादलों की गर्जन की आवाज़ है वो नगाड़ों की आवाज़ लगी है। ऐसा लग रहा है कि किसी कोई राजा अपने प्रिय राजा अपने ठाट बाट में अपनी प्रियतमा से मिलने आ रहा है। यह पावस यहाँ नहीं पहुँचता। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, हिमाचल की इन मध्य की घाटियों में नहीं। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य लाहौल के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है। वह यह जानते नहीं कि बरसात में नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंगाड़ते हैं और जंगल हरे भरे हो जाते हैं। अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्री रोती कलपती है, मोर नाचते हैं और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। जो वर्षा की जो ऋतु है वो यहाँ पर नहीं पहुँचती है। कालिदास की जो वर्षा है वो सिर्फ विंध्याचल पर्वत पर ही पहुँचती है। हिमाचल की जो मध्य घाटी है वहाँ नहीं पहुँचती है। यहाँ के लोग वर्षा का महत्व नहीं जानते। वो नहीं जानते हैं कि वर्षा होने पर नदियाँ भरती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंगाड़ते हैं, हरियाली छा जाती है, जो बिछड़ी हुई युवतियाँ हैं वो रोती हैं, मोर नाचते हैं, बंदर गुफाओं में छिप जाते हैं, क्योंकि ये उनके लिए अनजान है, ये उनके जीवन का अंग नहीं है। अगर कालिदास यहाँ आकर कहें अपने बहुत
से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियों का जी खिलाने वाली, पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब सांधें पूरी करे, तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे कि यह देवता कौन है, कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता। अगर कालिदास ने कहीं कि ये जो वर्षा ऋतु है ये आपकी सारी दुख दूर कर देगी, हरियाली छा जाएगी, जीवन में खुशहाली आ जाएगी, तो यहाँ के लोग शायद उनसे ये पूछ सकते हैं कि ये कौन से देवता हैं, कहाँ रहते हैं और यहाँ क्यों नहीं आते, क्योंकि वहाँ वर्षा शायद कभी देखने को मिलती है, कभी कभार होती है। स्पीति में कभी कभी वर्षा होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती। धरती सूखी, ठंडी और वंध्या रहती है। यहाँ वर्षा नहीं होती है। धरती जैसी है ठंडी, सूखी, वीरान, वैसी ही बनी रहती है। स्पीति में साल में एक फसल होती है। मुख्यतः फसलें हैं 2 किस्म का, जौ, गेहूँ, मटर और सरसों। इनमें भी जौ मुख्य सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं या उन पर बनाए कूल हैं। ये नदियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है, बस शर्त इतनी है कि इनके लिए स्पीति में जल उलीचा जाए या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुँचाया जाए। स्पीति में कोई फल नहीं होता। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते। इसलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। जो स्पीति जगह है उसमें साल में सिर्फ एक फसल उगती है। जिन फसलों में मुख्य रूप से 2 तरीके का जौ है, गेहूँ, मटर और सरसों है। जौ यहाँ की मुख्य फसल है और ये फसलें भी जो पहाड़ों से आने वाला पानी है उससे ही बनती हैं, या जो बीच बीच में जो कूल बना लिए जाते हैं, मतारे बना लिए जाते हैं कुएं की तरह, उनसे मिलता है। यहाँ की जो नालियाँ हैं वो पहाड़ों के किनारे किनारे रहती हैं और स्पीति नदी का तट बहुत चौड़ा है कि उसमें से कोई काम के लिए पानी नहीं लिया जा सकता। और यहाँ पर खेती बहुत है, जो जगह बहुत है जो खेती के लायक है, पर यहाँ पर सिंचाई के साधनों का विकास करना ज़रूरी है। यहाँ पर कोई फल नहीं होता है। सिर्फ मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती है। इसका कारण शायद ये हो सकता है कि ये बहुत ऊंचाई पर है, जो वायु का दबाव है बहुत कम है, बहुत ठंड है और पानी की कमी है। इसीलिए कहा जाता है कि जो स्पीति है वो विशेष रूप से नंगी और वीरान, यानी कि नंगी इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ पर एक भी पेड़ पौधा नहीं है, हरियाली नहीं है, और वीरान है क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है। वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कि कोई खिड़की खटका रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर है। इस समय कौन है? लैंप की लौ तेज की खिड़की का एक पल्ला खुला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीनने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, उसकी आड़ से देखने लगा। देखा कि बारिश हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही हैं, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी। दुंगछेन को हवा सजा रही थी। महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है। स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। स्पीति में जो बारिश है वो एक तरीके का एक विशेष घटना मानी जाती है, मतलब एक संयोग होता है, अच्छा संयोग माना जाता है कि अगर यहाँ बारिश हुई है तो बहुत अच्छा हुआ है। जो लेखक है वो काजा के डाक बंगले में सो रहा होगा, तभी रात में हवा चलने लगी, बहुत तेज़ ठंडी हवा चलने लगी, और उसने जब खिड़की से देखा तो पता चला बारिश हो रही है। जैसे ही वहाँ बारिश हुई तो सर्दी और बढ़ गई। वो बिस्तर में लेटे लेटे सो गया, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये सब सहन कर सकता है, इतनी ठंड। ऐसा लग रहा था जैसे शंख बज रहा है, नगाड़े बज रहे हैं और चारों तरफ घाटी में शंख की ध्वनि गूंज रही है। जब सुबह उठे तो चाय पीते हुए लोग बोले कि आपकी यात्रा बहुत अच्छी है, यानी आपके कदम यहाँ पर बहुत अच्छे हुए हैं। इस बार बहुत दिनों बाद स्पीति में
बारिश हुई है। हम जो लोग मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं वो शायद हमें नहीं पता चलता कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर किस तरीके का जीवन है। अभी भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारी तरह ना संचार के साधन, ना बिजली है, ना पानी है, ना खाने को अच्छे प्रकार का खाना है। जिसमें आपको ये स्पीति के बारे में बताया गया। उसके अलावा रोहतांग दर्रा है या लद्दाख का क्षेत्र है, यहाँ पर भी इसी तरीके का वातावरण है, या हम कह सकते हैं इसी तरीके का पर्यावरण है। तो हमारे पास हमें जो मिला, हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए और उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। आशा करती हूँ आपके लिए पाठ उपयोगी रहा होगा। अगर ये आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।